नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हैं स्टडी विद हेमन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपके कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक दोस्तों जो आपका 17 जनवरी को जो आपका प्रतिभा पर्व का जो पेपर होने वाला है। तो दोस्तों हम आपके लिए पूरा का पूरा सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं प्रतिभा पेपर का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके प्रतिभा पर्व का पेपर है जो कि है आपका विषय गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का। ठीक है। और दोस्तों इसमें आपके 3 विषय दिए गए हैं। ये कक्षा 8वीं का है और यह एक मॉडल पेपर है जो कि आपके लिए जारी किया गया है, क्योंकि जो आपका प्रतिभा पर्व का एग्जाम आपका 17 जनवरी को है जो कि बहुत निकट आ चुका है। तो आपकी तैयारी के लिए इस पेपर को जारी किया गया है। तो हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको क्या है प्रतिभा पर्व के पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि मॉडल पेपर है। ठीक है। तो इससे पहले हम आपको विज्ञान का सॉल्यूशन बता चुके हैं और सामाजिक विज्ञान का सॉल्यूशन बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा दोस्तों तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है। इस वीडियो में हम विषय गणित का जो आपका प्रतिभा पर्व का पेपर है इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को बीच में कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो सभी क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आएंगे। सभी क्वेश्चन का डिटेल आंसर मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि यह बिल्कुल फ्री होता है, इसमें बिल्कुल भी पैसे आपके नहीं लगते। तो देखिए पूर्णांक 60 नंबर का आपका है, ये कक्षा 8वीं का है और समय आपके पास 2 घंटे 30 मिनट आपको मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं तो निर्देशों को आपको पढ़ लेना। निर्देशों को पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर देखिए खंड आ देखने को मिलेगा जो कि गणित है। इसमें 3 पेपर दिए गए हैं। 2 पेपर के सॉल्यूशन हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है। जो कि आपके विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के थे। ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है 88। ठीक है। इंटू यहाँ पर आपको खालिस्तान दिया गया है बराबर आपका है -88। ठीक है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, 88 हमें दिया गया है लेकिन हमें -88 लाना है। तो हमें किस संख्या का यहाँ पर इंटू करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों अगर हम यहाँ पर 8 का गुणा करेंगे दोस्तों तो हमारा देखिए 8 का 8 में गुणा करेंगे तो हमारा क्या लास्ट में 4 आएगा, लेकिन यहाँ पर हमें 8 के 88 लाना है तो ये तो आपका नहीं आएगा। अगर दोस्तों 1 का गुणा करेंगे 88 में तो हमारा 88 आएगा, लेकिन यहाँ पर हमें -88 चाहिए, इसलिए हमें इसमें -1 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है। इसी जैसे ही दोस्तों हम 88 में -1 का गुणा करेंगे दोस्तों तो ये हमारा जो परिणाम आएगा वो हमारा -88 आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से पहले का आंसर दोस्तों आपको हो जाएगा, यहाँ पर आपको -1 करना है। ठीक है। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया था दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि एक शर्ट सिलने में 3/4 मीटर कपड़े की जरूरत होगी तो 15/2 मीटर कपड़े में कितनी शर्ट बनेगी। ठीक है। तो क्वेश्चन में ये दिया गया था कि अगर एक शर्ट हम सिलें तो हमें 3/4 मीटर कपड़े की जरूरत होगी। ठीक है। तो हमें क्या दोस्तों 15/2 मीटर कपड़े में हमें कितनी शर्ट बनेंगी। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। आपको इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना। आपको पता है कि 15/2 मीटर में हमें कितनी क्या निकालनी है, शर्टों की संख्या निकालनी है। ठीक है। तो 15/2 लिखिए, 15/2। ठीक है। जबकि एक शर्ट बनने में कितने मीटर कपड़ा लगता है, तो एक शर्ट बनने में दोस्तों आपका 3/4 मीटर कपड़ा लगता है। बस अब आपको इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, जैसे कि 15/2 ये आपका हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर आपका दिया गया है 3/4। ठीक है। जब इसको हम चेंज करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 4/3, 4/3। ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या सिंपल इसे आपको क्रॉस में काट देना है। ठीक है। किस प्रकार से काटेंगे, 3 से 15 कटेगा 5 बार। ठीक है। और 2 से 4 कटेगा 2 बार। ठीक है। तो ये आपका 5 × 2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि आपको क्या है 15/2 मीटर में आपकी क्या दोस्तों 10 शर्टें बनेंगी। कितनी बनेंगी दोस्तों, 10 शर्ट आपकी बन जाएंगी। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा दिया गया था कि तुल्य भिन्न को पैटर्न के अनुसार आगे बढ़ाना है। ठीक है। पहले पैटर्न के अनुसार आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों पहले हमें पैटर्न को समझना होगा कि पैटर्न किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर पैटर्न को समझने के लिए मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए पहले दिया गया था हमारा -1/3। ठीक है।
उसके बाद हमें दिया गया है -2/6। उसके बाद हमें दोस्तों दिया गया है, यहाँ पर कुछ दिया नहीं गया है, -3 दिया गया है। ठीक है, तो पैटर्न को समझने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि पैटर्न में क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए -1 है, सिंपल, ठीक है। यहाँ पर -2 है, यानी कि ऊपर दोस्तों है वो संख्या चेंज हो रही है, मतलब कि बढ़ रही हैं। जैसे कि 1 था, यहाँ पर -2 हो गया, यहाँ पर -3 होगा। तो जो आगे संख्या आएगी दोस्तों वो आपकी -4 आएगी, और उसके बाद जो संख्या आएगी वो आपकी -5 आएगी। तो यहाँ पर ऊपर वाला तो क्लियर हो गया कि हमें क्या संख्या लिखनी है, लेकिन नीचे वाला भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 दिया गया था, 3 के बाद डायरेक्ट आपका 6 आ गया, यानी कि 3 का इंटू आया है। तो इसी प्रकार यहाँ पर 6 के बाद आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 के बाद आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 12 आ जाएगा। 12 के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर 15 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें भिन्न में बताना है तो भिन्न आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3/9, 4/12 और 5/15, इस तरीके से आपकी जो आपको क्या है पैटर्न में बनाना था। तो देखिए 1/3 आपका 1 हो गया, 2/6 आपको दिया गया था, तीसरा आपका हो जाएगा -3/9, चौथा हो जाएगा आपका -4/12 और पांचवा दोस्तों आपका हो जाएगा -5/15। ठीक है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। ये आपके क्वेश्चन नंबर जो तीसरा दिया गया था इसका उत्तर है। चाहे तो इसका भी दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। 3 के बाद दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि -7/5 इंटू -7/3 को सरल कीजिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, आपने जरूर पढ़ा हुआ। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, यदि a की पावर, यहाँ पर लिख देता हूँ, यदि a की पावर m इंटू a की पावर n हो तो दोस्तों ये क्या होता है, जो घातें हैं वो जुड़ जाती हैं, तो a की पावर क्या हो जाती है, m + n हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर a से जो मतलब है दोस्तों, a का मतलब क्या हुआ वो मैं आपको समझा देता हूँ। a का मतलब है कि जो बेस है वो समान होना चाहिए, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था, यहाँ पर -7 था और यहाँ पर भी -7 था, यानी कि दोनों क्या है, समान है बेस। तो -7 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, a हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ -7 की पावर, यहाँ पर सही लिखते हैं अपन, -7 की पावर आपको कितनी दी गई है, 5 दी गई है। ठीक है, और दूसरी आपको इंटू में दी गई है -7 की पावर आपको दी गई है 3 दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों अब हमें इसी फॉर्मूले के अनुसार क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पर जो a है दोस्तों वो हमारा -7 हो गया, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी -7 है। तो a के स्थान पर हम क्या a लिख देंगे, a लिखेंगे, तो लेकिन a के स्थान पर -7 लिखना है। ठीक है, फिर क्या है, इसकी पावर क्या है दोस्तों, m + n, तो m हमारा 5 हो जाएगा और n हमारा 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 + 3। ठीक है, 5 + 3। तो जो फाइनल जो हमारा कंक्लूजन निकलेगा दोस्तों वो आएगा -7 की पावर जो दोस्तों आपकी आएगी वो 5 + 3 यानी कि 8 आ जाएगी। ठीक है, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, या आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, तो आपके पास 3 सेकंड है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वीडियो को रोककर आप इसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों जो फाइनल आपका जो आंसर आया, -7 की पावर कितनी आई दोस्तों, 8 आई। ठीक है, यहाँ पर ये आंसर लिखा हुआ है, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, फर्स्ट वाला ऑप्शन ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि है -7 की पावर कितनी है, 8 दी गई है। ठीक है, तो चौथे का आंसर फर्स्ट वाला ए नंबर का हो जाएगा। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा या आपने नोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगर दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था हमारा 5वां, जो कि था 3x + 2 = 13 प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों प्रयोग का मतलब इसे हमें सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें इसे सबसे पहले हम इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे डिटेल में, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना आए आप सभी लोगों को। ठीक है, सभी स्टूडेंटों को। तो देखिए 3x दिया गया है, ठीक है, +2 बराबर यहाँ पर 13 दिया गया है। तो सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है, जो प्लस के 2 आपको यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों, ये जो प्लस का 2 आपको दिया गया है, इसको बराबर के उस साइड आपको ले जाना है। तो ये किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। ठीक है, माइनस में जाएगा दोस्तों, तो 13 में से 2 घटेंगे तो आपको कितना बचेगा, 11 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 3x बराबर, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट 11 लिख सकता हूँ, लेकिन आपको मैं डिटेल में बता रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर घटा के बता देता हूँ 13 - 2। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको क्या आ जाएगा, 3x बराबर आपका आ जाएगा 11। ठीक है,
अब x का मान क्या है दोस्तों, सिंपल ही है 11 तो आपका रहेगा, जो 3 है दोस्तों वो x के इंटू में है तो इस साइड जाएगा तो बटे में जाएगा, तो x का मान दोस्तों आपका 11/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिएगा, x का मान दोस्तों आपका आ चुका है 11/3। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ x बराबर आपका आ चुका है 11/3। इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को रोककर इसका भी आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपके पास काफ़ी समय था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि दिया गया है 3x + 11 + 8z और 7x - 5 को जोड़िए। तो दोस्तों इसे भी आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो दोस्तों आप सिंपल ही आपको इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ दो कौन तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, पहला सिंपल तरीका जिस तरीके से आप करते हैं, यहाँ पर आप 3x लिखेंगे, 3x + 11 + 8z इस तरीके से आप लिखेंगे, और यहाँ पर आपको जोड़ना है 7x - 5 में, तो x की जगह पर आप x लिखेंगे, 7x - 5 की जगह पर आप 5 लिखेंगे। अब सिंपली आपको यहाँ पर जोड़ना था तो इस तरीके से आप जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 8z में z वाला नीचे कोई नहीं है, तो यहाँ पर आपका 8z ही रहेगा जो कि प्लस का है। ठीक है, यहाँ पर प्लस के 11 है और माइनस के 5 है तो ये घटेंगे, तो 11 में से दोस्तों आपको 5 घटाने हैं तो ये प्लस के आपके 6 आ जाएंगे। ठीक है, और 7 में से 3 आपके जोड़ेंगे तो 7 3 10x आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको जोड़ना था तो 10x + 6 + 8z ये आपका बिल्कुल सही होता है। ठीक है, तो इसका भी दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 10x + 6 + 8z। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अब दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने आपको बोला था। तो दूसरा तरीका कुछ नहीं है, जोड़ना उसमें भी है, बस सिंपल आपको इस तरीके से करना है जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया था 3x + 11 + 8 आपको z दिया गया था। ठीक है, प्लस चिन्ह लगाकर आपको आगे लिख लेना है 7x - 5 और सिंपल ही आपको x वाला जोड़ देना है और 11 में से 5 इसको घटा देना है। तो सिंपल इस तरीके से भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, जो आपको तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आपको क्या है सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमारे कितने 6 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है लेकिन क्या है थोड़ा अनुपात वाला है, तो आपको ध्यान से देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है प्रश्न 7वां है कि चाय बनाने के लिए दूध और पानी का अनुपात 1:3 रहता है। ठीक है, तो 2 लीटर दूध से कितनी मात्रा में चाय बनेगी। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दिया गया है मिल्क, यहाँ पर मैं दूध को m लिखूंगा मिल्क, और जो आपका पानी दिया गया है उससे मैं w लिखूंगा यानी कि वाटर। ठीक है, तो मिल्क और वाटर का अनुपात कितना दिया गया है, हमें 1:3 दिया गया है। ठीक है, मिल्क और जो वाटर का अनुपात है वो दिया गया है 1:3। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया था कि चाय बनाने के लिए दूध और पानी का अनुपात 1:3 रहना चाहिए। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन का कहने का मतलब है अगर आपका पानी 1 है, सॉरी जो मिल्क यानी दूध आपका 1 है तो पानी आपका कितना होना चाहिए, 3 भाग होना चाहिए। ठीक है, चाय बनाने के लिए। लेकिन आपको क्या है 2 लीटर दूध से कितनी मात्रा में चाय बनेगी। अगर दोस्तों आप दूध 2 लीटर ले रहे हैं तो पानी आपको कितना लेना चाहिए, पानी आपको 6 लीटर लेना चाहिए, क्योंकि अनुपात तो इनका कितना होना चाहिए 1:3 होना चाहिए। तो अगर हम इनको अनुपात बनाते हैं, दूध हमने 2 लिया, पानी अगर हम 6 लेंगे तो इनका अनुपात अगर हम देखेंगे तो 2 से 1 बार कटेगा और 2 से 3 बार कटेगा, यानी कि ये भी अनुपात कितना है दोस्तों 1:3 आ गया। ठीक है, तो अगर 2 लीटर दूध हम लेंगे तो पानी हमको 6 लीटर लेना पड़ेगा। तो इससे चाय कितनी बनेगी, टोटल हमारी चाय बनेगी टोटल दोस्तों वो हमारी 8 लीटर बनेगी। ठीक है, क्योंकि 2 लीटर आपका दूध हो जाएगा और 4 लीटर आपका पानी हो जाएगा, तो टोटल 8 लीटर आपको क्या है चाय बनानी पड़ेगी अगर आप 2 लीटर दूध लेते हैं। तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों 8 लीटर, क्या है 8 लीटर चाय बनेगी अगर आप 2 लीटर दूध लेते हैं। तो इसका भी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोककर भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। 2 सेकंड में आपको देता हूं। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट दिया गया 25% को भिन्न के रूप में लिखना है। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 25%, देखिए 25% को हमें भिन्न के रूप में लिखना है। तो देखिए 25% का मतलब क्या है दोस्तों, परसेंट का मतलब होता है 100। ठीक है, तो 25 से 1 बार कटेंगे, 25 से 25 और 25 चौके 100, यानी कि 1/4 आपको उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया होगा, ये नंबर का ऑप्शन आपको दिया गया है, तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न 8 कंप्लीट हो चुके हैं। 9वां देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। 9वां है 100
100 में क्रय की गई ये किताब दुकानदार 120 रुपए में बेचता है तो लाभ परसेंट ज्ञात करिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हमें लाभ परसेंट के लिए लाभ परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होगा, मैं यहाँ पर फिर भी लिख देता हूँ। लाभ परसेंट बराबर दोस्तों आपका होता है लाभ परसेंट बराबर लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका फॉर्मूला होता है क्रय मूल। तो लाभ परसेंट ज्ञात करने के लिए आपको पहले लाभ निकालना होगा। लाभ कितना है इंटू 100 बटे क्रय मूल, तो आपको 100 दिया गया है। ठीक है, तो लाभ निकालने के लिए लाभ का फॉर्मूला होता है दोस्तों लाभ बराबर आपका होता है विक्रय मूल माइनस क्रय मूल, विक्रय मूल माइनस क्रय मूल। ठीक है, ये आपका लाभ का फॉर्मूला होता है। तो विक्रय मूल आपको दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर विक्रय मूल कितना है 100 रुपए में क्रय की गई वस्तु को 120 में बेचता है, तो बेचना क्या होता है विक्रय मूल, तो 120 विक्रय मूल हो गया, क्रय मूल आपका 100 हो गया। ठीक है, तो लाभ कितना आएगा दोस्तों, लाभ आपका आ जाएगा 20 रुपये। ठीक है, ये आपका लाभ निकल के आया, इसका पहले नोट कर लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लाभ 20 रुपये निकल के आया। अब हमें लाभ परसेंट निकालना है, तो मैंने आपको अभी लाभ परसेंट का फॉर्मूला बताया था जो कि था आपका लाभ गुणे 100 बटे में क्या था दोस्तों क्रय मूल था। ठीक है, क्रय मूल, तो लाभ अभी हमने निकाला है 20 था। ठीक है, इंटू 100 क्रय मूल आपको कितना दिया गया है दोस्तों, क्रय मूल यहाँ पर देखिए 100 रुपये दिया गया है, तो इंटू 100। ठीक है, 100 से 100 कट जाएंगे, तो जो लाभ परसेंट निकल के आएगा दोस्तों वो हमारा 20% निकल के आएगा। कितना दोस्तों 20% हमारा लाभ परसेंट निकल के आ गया है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो आपके पास 4 सेकंड का समय है, आसानी से आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10वां कि यदि दो कोण संपूरक हैं तो उनके मापों का योग होगा। दोस्तों अगर दो कोण संपूरक हैं तो उनके मापों का योग होगा दोस्तों 180 डिग्री। ठीक, कितना होगा दोस्तों 180 डिग्री होगा, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट दिया गया है 11वां कि 34,500 रुपये हैं। 34,500 के ऋण पर 2 वर्ष बाद सोहन रुपये 750 साधारण ब्याज देता है, तो ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ब्याज की दर ज्ञात करनी है, तो ब्याज देखिए सबसे पहले जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है वो आपको लगाना है। साधारण ब्याज बराबर दोस्तों आपका होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में आपका 100 रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दोस्तों साधारण ब्याज लिखना है जो कि आपको 750 दिया गया है। यहाँ पर मूलधन आपको दिया गया है 34,500, तो यहाँ पर मूलधन आपको लिखना है। यहाँ पर दर आपको निकालनी है, समय आपको 2 वर्ष दिया गया है बटे में 100। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से सिंपली आपको क्या है मान रख देना है 750 बराबर 34,500, दर को हम आर मान लेते हैं इंटू 2/100। तो आप देखिए सबसे पहले आपको क्या है 34,500 के ऊपर के 2 जीरो काट देने हैं, नीचे के 2 जीरो काट देने हैं। ठीक है, तो आर बराबर आपका आएगा 750/345 इंटू 2, तो बराबर आपका लगभग आएगा 1.08% का समथिंग आपका ये आंसर आ जाएगा, जो कि रेट आएगी आपकी दर आ जाएगी। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। आई होप आपने इसे भी नोट कर लिया होगा। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन शो हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 11 का आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि जगह है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले दोस्तों सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए लंबाई दी गई है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई है 3 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ जाएगा कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा हमें कुछ दिया नहीं गया, तो आप सिंपली क्या करें फॉर्मूला लगा दीजिएगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर आपको होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, तो आपका क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो लंबाई कितनी दी गई है दोस्तों, लंबाई आप यहाँ पर देख सकते हैं, लंबाई 4 दी गई है, चौड़ाई 3 दी गई है, तो 4 इंटू 3, तो आपका कितना हो जाएगा 4×3 12 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल है तो ये वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से ये आपका उत्तर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों x का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों 180 डिग्री होता है।
हमें एक कोण, इसे आप मान लीजिए ए, ठीक है, इसे मान लीजिए आप बी, इसे मान लीजिए आप सी, ठीक है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री, ठीक है। तो कोण ए हमने एक्स लिया है, तो कोण ए की जगह पर एक्स लिखेंगे, बी की जगह 50 डिग्री, सी की जगह पे हम लिखेंगे 60 डिग्री, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो एक्स बराबर आपका जो निकल के आएगा दोस्तों वो 70 डिग्री निकल के आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है, तो इसी भी नोट कर लीजिएगा। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन का आंसर शो हो रहा है, चाहे तो आप 2 सेकंड रुककर उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है कि 2500 का 20% हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इसका मैं आंसर आपको निकाल के बता देता हूँ। 2500 का मतलब होता है गुणा 20% का मतलब होता है 100 बटे में, तो 20/100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर काट दीजिए, एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो काट देंगे, इस एक जीरो से हम एक जीरो काट देंगे, ठीक है। और 250 इंटू 2 करेंगे तो 250 इंटू 2 आपके हो जाएंगे 500, तो यही आपका उत्तर है सही, ठीक है। तो 2500 का 20% दोस्तों आपका 500 होता है, तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या दोस्तों आप वीडियो को रोककर इसका भी आंसर लिख सकते हैं। तो आपके पास 2 सेकेंड का समय है तो लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि 5 पैसे अनुपात 25 पैसे बराबर 20 पैसे अनुपात x, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया गया है वैसा हम हल करेंगे, ठीक है। तो 5 दिया गया है, अनुपात का मतलब होता है बटे 25 पैसे, ठीक है। प्लस बराबर दिया गया तो हम बराबर लगा देंगे, फिर दिया गया 20 पैसे तो हमने 20 लिख लिया, ठीक है। फिर दिया गया अनुपात, अनुपात का मतलब बटे है और x यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब सिंपल इसे क्या हमें हल करना है, तो यहाँ पर हम क्या क्रॉस गुणा करेंगे, तो क्रॉस गुणा करेंगे तो ये आपका 5x हो जाएगा। 5x बराबर आपका 20 इंटू कितने हो जाएंगे दोस्तों 20 इंटू 25, ठीक है। तो हम जब 5 को x के इंटू में इस तरफ लाएंगे दोस्तों तो ये आपका बटे में 5 आ जाएगा, तो 5 से हम काटेंगे तो 25 5 कितने 5 बार कटेगा, और 20 पन आपके कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे, ठीक है। तो x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों आपका, x का मान जो निकल के आएगा फाइनल वो आपका 100 निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये इस तरीके से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है जैसा स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ठीक है। आई होप आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इस प्रकार बने कोण होती हैं। अगर 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इस प्रकार जो दोस्तों कोण बनते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए 17वां, जब 2 कोणों के मापों का योग 180 होता है तो ये दोनों कोण खालिस्तान कोण कहलाते हैं। अगर दोनों कोणों का एक दोस्तों 180 डिग्री होगा तो ये समपूरक कोण कहलाते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं। तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, समपूरक कोण, ठीक है। चाहे तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। क्वेश्चन आपके 17 का आंसर है। 18 देखिए, z के 6 गुणे में से 5 घटाने पर 7 प्राप्त होता है, उक्त कथन को समीकरण रूप में लिखिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जो बोला गया है सिंपली आप वही करते चलिए, आंसर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो z दिया गया z के 6 गुणे, तो z आपको दिया गया z के 6 गुणे करना, तो 6 का हम गुणा कर देंगे, ठीक है। z का 6 गुना हो गया, में से 5 घटाने पर, तो हमने 6 गुणे में से 5 घटा दिया, 5 घटाने पर 7 प्राप्त होता है। तो कितना प्राप्त होता है, बराबर हमें 7 प्राप्त होता है। उक्त कथन को समीकरण रूप में लिखिए, तो हमने ये समीकरण बना दिया है 6z - 5 बराबर 7, ठीक है। तो यही आपके क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है। तो इसे नोट कर लीजिए, चाहे तो वीडियो रोककर आप क्या आंसर लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, काफ़ी समय तक स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपके पास, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दिया गया है 19वां, तो 19 में आपको क्या दिया गया है -4/5, इंटू में दिया गया है -5/12, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपली इनको क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा मैंने चिन्ह यहाँ पर लगा दिया है। तो आपको क्या है देखिए 5 से आपके 5 कट जाएंगे, 4 से 12 आपके 3 बार कटेंगे, और ये जो माइनस और माइनस आपके प्लस हो जाएंगे, तो ऊपर आपका 1 बचा, नीचे आपके 3 बचे, यानी कि 1/3 आपका इस क्वेश्चन का उत्तर है, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिएगा, चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। 1/3 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 19 में, ठीक है।
अब देखिए लास्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न 20 है, 3/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शन करो। ठीक है, तो देखिए 3/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर आपको नीचे डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बना के बताने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपका कोई डायग्राम बनेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपका 0 रहेगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका -1, -2 और -3। ठीक है, जब दोस्तों आपको 3 में 4 का भाग देंगे दोस्तों, जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 0.75। ठीक है, और 0.75 आपका 0 और 1 के बीच में होगा, तो यहाँ पर आप प्रदर्शित कर सकते हैं आपकी कितनी 3/4। इस तरीके से यहाँ पर आपको आंसर शो हो भी रहा होगा स्क्रीन पर, तो इस देखकर आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से पूरा जो मैथमेटिक्स का था वो सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अगर आप सॉल्यूशन की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, वहाँ से जाकर आप सॉल्यूशन की PDF भी बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने आपको कक्षा 8वीं का जो आपका विषय खंड आ है गणित, इसका हमने सॉल्यूशन बता दिया है। अगर आपने अभी तक गणित का यानी कि मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप सॉल्यूशन देख पाएंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम आपको जो सेकंड खंड आपका है जो कि आपका विज्ञान का है उसका सॉल्यूशन बताने वाले हैं। अगर आपने गणित का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, चैनल पर जाकर क्लिक करें, वहाँ पर आपको वीडियो ऑप्शन में वीडियो मिल जाएगी, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये आपका खंड बा दिया गया है, तो इस वीडियो में पूरे खंड बा का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। और दोस्तों आपके प्रतिभा पर्व के जो पेपर 17 जनवरी से होने वाले हैं, तो सभी सब्जेक्ट के क्लास 1 से लेकर 8 तक के सभी विषयों के जो मॉडल पेपर है उनका सॉल्यूशन हमारे चैनल पर हम प्रोवाइड करा देंगे। तो आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया था, सही विकल्प चुनिए। पहला है, जो लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं तो वो कौन से लेंस होते हैं? क्या उत्तल लेंस होते हैं, वो पतले होते हैं बीच में, या अवतल, या दोनों, या कोई नहीं? तो पहले का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, जो अवतल लेंस होते हैं वो किनारों की अपेक्षा बीच में कैसे होते हैं? पतले होते हैं। सेकंड दिया गया था, खालिस्तान लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, या क्षार कर देता है, या लवण करते हैं, या तीनों कर देते हैं? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा क्षार। ठीक है, तो क्षार होते हैं दोस्तों वो लाल लिटमस को कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है दही में पाए जाने वाले अम्ल हैं। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये हमें बताना है। ऑप्शन आपके रहे लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और फार्मिक अम्ल, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दही में जो आपका अम्ल पाया जाता है वो हमें बताना है। तो तीसरे का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, दही में जो अम्ल पाया जाता है दोस्तों वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? आपके ऑप्शन है अमाशय, ग्रसिका, क्षुद्रांत और बृहदांत्र, ये आपके 4 ऑप्शन है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा, जल का अवशोषण मुक्त जो अंग द्वारा होता है वो आपका हो जाएगा बृहदांत्र। जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया गया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है, तो इसे भी नोट कर लें। ठीक है, फिर दिया गया था श्वेत प्रकाश कितने वर्णों का मिश्रण होता है? जो आप श्वेत प्रकाश देखते हैं, जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें कितने वर्णों का मिश्रण होता है? आपके ऑप्शन रहे 5, 7, 3 या 10। तो दोस्तों जो श्वेत प्रकाश होता है, जो मिश्रण होता है वो 7 वर्णों का मिश्रण होता है। तो जो बी वाला आपको ऑप्शन दिया गया है 7, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। इस तरीके से हमारे जो सही आपके जो विकल्प दिए गए थे उनको हमने कर लिया है। अब सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अब हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो देखिए पहला ही क्वेश्चन दिया गया है कि पादपों में जल का परिवहन खालिस्तान द्वारा होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि पादपों में जो जल का परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों पादपों में जल का परिवहन होता है वो जाइलम द्वारा होता है। तो नोट कर लीजिएगा, किसके द्वारा होता है, जाइलम द्वारा होता है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा पहले का, किसके द्वारा होता है दोस्तों, जाइलम के द्वारा होता है। ये पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, तो इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड दिया गया था कि ओडोमीटर के द्वारा खालिस्तान नापी जाती है, यानी कि जो ओडोमीटर होता है उसके द्वारा हम क्या नापते हैं ये हमें बताना है। तो ओडोमीटर के द्वारा हम तय की गई दूरी को नापते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा तय की गई दूरी। ठीक है, तय की गई दूरी को हम मापते हैं ओडोमीटर द्वारा। तो ये आपके दूसरे रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा, इसे भी नोट कर लीजिएगा, तय की गई दूरी। ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड दिया गया था कि रक्त का लाल रंग खालिस्तान की उपस्थिति के कारण होता है, यानी कि जो हमारा रक्त होता है वो रक्त हमारा लाल होता है। तो लाल किस कारण होता है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये हमें बताना है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो रक्त में जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। अगर रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो रक्त लाल नहीं होगा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन, ये आपके तीसरे रक्त स्थान का आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये 3 तक रक्त स्थान कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा दिया गया था हमारा कि लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी धारावाहिक कुंडली को खालिस्तान कहते हैं। तो अगर किसी टुकड़े से विद्युत रोधी तार से लिपटी जो धारावाहिक कुंडली होती है उसको हम विद्युत चुंबक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबक। तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, विद्युत चुंबक। ये आपके चौथे का आंसर हो जाएगा, विद्युत चुंबक। ठीक है, पांचवा दिया गया है जो कि है अमरवेल खालिस्तान पोषण का उदाहरण है। तो जो अमरवेल है वो परजीवी पोषण का उदाहरण है। किसका, परजीवी पोषण का उदाहरण है। तो ये आपके रिक्त स्थान भी यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो सभी रिक्त स्थान के आंसर भी हमने देख लिए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अब हमारा क्वेश्चन 3 दिया गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। प्रश्न 3 में दिया गया है कि कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में किए गए कथनों से कीजिए, यानी कि कॉलम बी में जो कथन दिए गए हैं उनसे मिलान हमें करना है। ठीक है, तो ये हमें देखिए कॉलम ए दिया गया है, ये हमें कॉलम बी दिया गया है, तो इनको हमें मिलाना है। ठीक है, पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है दोस्तों, शर्करा क्या है, शक्कर होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आपको मिला देना है। सेकंड दिया गया है प्रोटीन, तो एमिनो अम्ल, प्रोटीन को आपको मिला देना है एमिनो अम्ल से। ठीक है, फिर दिया गया है वसा, तो वसा को आपको मिला देना है वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल। तो ये आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा। फिर दिया गया था यकृत, तो यकृत में आपको हो जाएगा पित्तरस। ठीक है, और आपका अग्नाशय में हो जाएगा दोस्तों आपका अग्नाशयी रस। इस तरीके से आपको ये जोड़ियों को मिलाना था, बहुत ही सिंपल जोड़ी थी। तो आई होप आपने इनको मिला दिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो इनको सॉल्यूशन देख लेते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न के 5 अंक के क्वेश्चन है। तो पहला है कीटभक्षी पौधे किन्हीं 2 के नाम लिखिए। तो दोस्तों हमें 2 कीटभक्षी पौधों के नाम लिखने हैं, तो चलिए लिख लेते हैं। तो पहला की जो आपका कीटभक्षी पौधा हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों घटपर्ली। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ घटपर्ली, ये आपका पहला कीटभक्षी पौधा हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा कीटभक्षी आपका जो पौधा हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ड्रोसेरा। ठीक है, ड्रोसेरा, ये आपका दूसरा कीटभक्षी पौधा हो जाएगा, तो इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये पहले का आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड देखते हैं क्वेश्चन कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो हमारा होता है घेंगा रोग। ठीक है, कौन सा रोग होता है दोस्तों, घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। अब देखिए तीसरा दिया गया है, दिए गए चित्रों में से उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण को पहचान कर उसके नीचे नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको देखिए यहाँ पर नाम भी लिखे गए हैं। ये दर्पण आपका अवतल है, ये दर्पण आपका उत्तल है, ये आपका इसका परावर्तक पृष्ठ है, इसका परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ बताना नहीं, यहाँ पर दिए गए थे नाम ऑलरेडी। ठीक है, फिर दिया गया था चौथा
कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के दो दो उदाहरण लिखिए। यानी कि दो भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हमें बताने हैं और दो हमें रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन के दो उदाहरण देख लेते हैं, उसके बाद रासायनिक परिवर्तन के भी देख लेंगे। तो भौतिक परिवर्तन का पहला आपका एग्जाम्पल हो जाएगा बर्फ का पिघलना। ठीक है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, बर्फ का पिघलना, ये आपका पहला भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। सेकंड की बात करें, सेकंड आपका हो जाएगा दोस्तों चीनी का जल में घुलना। जो शक्कर होती है, जैसे हम चीनी बोलते हैं, चीनी का जल में घुलना, जल में घुलना, तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भौतिक परिवर्तन के दो उदाहरण हमने देख लिए हैं। अब हम देखेंगे रासायनिक परिवर्तन के दो उदाहरण। ठीक है, तो पहला देखते हैं रासायनिक परिवर्तन का पहला जो उदाहरण रहेगा दोस्तों, वो आपका रहेगा फलों का पकना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फलों का पकना, ये आपका पहला उदाहरण हो गया रासायनिक परिवर्तन का। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण देखते हैं रासायनिक परिवर्तन का। तो दूसरा उदाहरण हो जाएगा आपके रासायनिक परिवर्तन का भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, ये आपका दूसरा उदाहरण हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, इस तरीके से हमने दोस्तों भौतिक परिवर्तन के भी दो उदाहरण देख लिए हैं। पहला था आपका बर्फ का पिघलना, सेकंड था चीनी का जल में घुलना। और रासायनिक परिवर्तन के दोनों उदाहरण हमने देख लिए हैं। पहला था फलों का पकना, दूसरा है भोजन का पाचन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, जो कि लास्ट क्वेश्चन था हमारे साइंस का, जो कि था ठोस पदार्थों में ऊष्मा किस विधि द्वारा स्थानांतरित होती है। ठीक है, तो देखिएगा, जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें ऊष्मा चालन विधि द्वारा स्थानांतरित होती है। ठीक है, तो चालन विधि आपकी हो जाएगी, बस आपको पूरा क्या लिखना है वाक्य में बोल देता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है ठोस पदार्थों में ऊष्मा, उसके बाद लिखना है आपको चालन, उसके बाद लिखना है विधि द्वारा स्थानांतरित होती है। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि पूरी आपको केवल चालन लिखना है, चालन विधि, आपको पूरा वाक्य लिखना है कि ठोस पदार्थों में ऊष्मा चालन विधि द्वारा स्थानांतरित होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका जो साइंस का जो आपका जो प्रतिभा पर्व का पेपर था, मॉडल पेपर, उसका हमने सॉल्यूशन बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको सोशल साइंस का भी कंप्लीट सॉल्यूशन बता देंगे। मैथ का अगर आपने नहीं देखा तो मैथ का भी आप देख सकते हैं। सोशल साइंस के बाद सभी जितने भी आपके 3 सब्जेक्ट और बचे हैं उनका सॉल्यूशन भी हमारे चैनल पर मिल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पास ही में आपको एक बेल आइकन का बटन दिखेगा, तो बेल आइकन के बटन को दबाकर आपको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर इसी प्रकार की तैयारी आपको कराई जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल स्टडी विद हेमंत। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को कक्षा 8वीं के विषय सामाजिक विज्ञान के जो आपका मॉडल पेपर है इसका पूरा सॉल्यूशन बताएंगे। इससे पहले हमने आपको जो आपका गणित है यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप, इसका हम सॉल्यूशन बता चुके हैं। और इसके बाद आपका जो साइंस है यानी कि विज्ञान है उसका भी हमने सॉल्यूशन बता दिया है। अगर आपने अभी तक इन दोनों वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप विज्ञान और गणित के जो मॉडल पेपर हैं उनके सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपको एक बेल आइकन का बटन दिखेगा तो उसे भी दबा दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही हम नई वीडियो डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, और आप आसानी से वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, तो ये हम विज्ञान का जो खंड वाह है विज्ञान, इसका भी सॉल्यूशन आपको पूरा बता चुके हैं। ठीक है, अब हम सामाजिक विज्ञान के जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका खंड नंबर 7 आ चुका है। ठीक है, जो कि आपका सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, तो इसका जो पहला ही क्वेश्चन दिया गया है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि हमें सही विकल्प चुनकर, जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से सही ऑप्शन को चुनना है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी की दूसरी परत जो लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली है उसे कहते हैं।
ऑप्शन है पहला है पर्पटी, भूपटल, क्रोड और मेंटल। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो पृथ्वी की दूसरी परत जो लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम मेंटल कहते हैं। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, तो इसे नोट कर लें, ठीक है। सेकंड दिया गया था कि वायुमंडल की वह परत जिसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं उसका नाम बताइए। यानी कि दोस्तों मौसम संबंधी घटनाएं जिस मंडल में घटित होती हैं उस मंडल का हमें नाम बताना है। आपके ऑप्शन है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, वायुमंडल और मध्य मंडल। ये 4 ऑप्शन हैं। तो दोस्तों जो मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं दोस्तों वो क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। तो जो बी वाला आपको ऑप्शन दिया गया है ये बिल्कुल सही है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों दिया गया था जो कि था रजिया सुल्तान किस वंश की शासिका थी? ऑप्शन है आपके खिलजी वंश की, तुगलक वंश की, लोदी वंश की या गुलाम वंश की। आपके ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो दोस्तों रजिया सुल्तान थी गुलाम वंश की शासिका थी, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? गुलाम वंश, ठीक है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। चौथा दिया गया है दोस्तों कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण यहाँ का तापमान कैसा रहता है? ऑप्शन है अधिक रहता है, कम रहता है, समान रहता है या घटता बढ़ता रहता है। तो दोस्तों जो भूमध्य रेखा है वो भूमध्य रेखा पर जब सूर्य की किरणें क्या है सीधी पड़ती हैं तो उसका जो तापमान है अधिक यानी कि बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो ये दिया गया है कि अधिक रहता है, तो ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि अगर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो तापमान भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपका अधिक वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरीके से हमारे जो सही विकल्प दिए गए थे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। सही विकल्प के बाद दोस्तों अब हम देखने वाले हैं सही जोड़ियाँ। तो ये आपकी सही जोड़ियाँ यहाँ पर दी गई हैं, तो इनको हम देखने वाले हैं। यहाँ पर आपको सूची आ दी गई है और यहाँ पर आपको सूची बा दी गई है, ठीक है। तो अब इन्हें हमें मिलाना है। तो पहला दिया गया है छत्रक। तो दोस्तों छत्रक को आपको मिलाना है पवन के अपर्दन से, ठीक है। जो छत्रक होता है वो पवन के अपर्दन से बनता है, तो ये आपका छत्रक हो जाएगा। सेकंड दिया गया था स्टैक। तो स्टैक आपका समुद्री तरंगों के अपर्दन से बनता है, तो ये आपका स्टैक हो जाएगा समुद्री तरंगों के अपर्दन से। थर्ड दिया गया था जल प्रपात। तो दोस्तों जल प्रपात बनता है नदी के अपर्दन से, तो ये आपको यहाँ पर मिला देना है। लास्ट दिया गया था आपको डेल्टा। तो दोस्तों डेल्टा जो बनता है वो नदी के निक्षेपण से बनता है, तो यहाँ पर आपको मिला देना है नदी के निक्षेपण से, ठीक है। डेल्टा और एस्चुरी का निर्माण होता है जो नदियों द्वारा होता है, ठीक है। लेकिन जब डेल्टा आपसे पूछा गया है तो नदी के जो निक्षेपण होता है उससे डेल्टा का निर्माण होता है। जैसे कि कोई नदी है वो अलग अलग धाराओं में इस तरीके से विभक्त हो जाती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। इस तरीके से डेल्टा का निर्माण होता है नदी के निक्षेपण से। तो ये हमारे यहाँ पर क्या है जोड़ियाँ भी यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। जोड़ियों के बाद हम रिक्त स्थान देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम रिक्त स्थानों के आंसर भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये आपके दिए गए हैं रिक्त स्थान। तो चलिए दोस्तों इन रिक्त स्थानों के आंसर भी देख लेते हैं। तो पहला दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा का खालिस्तान निर्माण कराया गया था। तो किसका निर्माण कराया गया था ये हमें बताना है, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो निर्माण कराया गया था वो कुतुब मीनार का कराया गया था। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। तो ये आपके फर्स्ट जो रिक्त स्थान दिया गया है इसका उत्तर हो जाएगा कुतुब मीनार, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सेकंड दिया गया था कि मध्य प्रदेश में खालिस्तान विधानसभा क्षेत्र हैं। तो मध्य प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र हम ऐसा भी बोल सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों जो विधानसभा जो क्षेत्र हैं वो हैं 230 यानी कि 230। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। सेकंड का इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। थर्ड दिया गया था कि उत्तर पूर्वी राज्यों की जनजातियां हैं। तो उत्तर पूर्वी राज्यों की जनजातियां हमें बतानी है। तो एक तो आपको हो जाएगा नागा, ठीक है, नागा। और सेकंड आपका दोस्तों हो जाएगा अहोम। नागा और अहोम आप लिखेंगे तो बिल्कुल सही आपका आंसर रहेगा, ठीक है। ये दो आपको लिख देनी है, ठीक है। चौथा दिया गया था कि पृथ्वी की ठोस या कठोर हम जिसे बोल सकते हैं और ऊपरी भी हम बोल सकते हैं। पृथ्वी की ठोस या कठोर या ऊपरी सतह को खालिस्तान कहते हैं।
तो इसे हम भूपर्पटी बोलते हैं। आप पर्पटी भी लिखेंगे तो भी आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो ये आपका जो चौथा रिक्त स्थान दिया गया था इसका आंसर हो जाएगा। पर्पटी लिखें तब भी सही है, भूपर्पटी लिख दें तब भी आपका सही है। इस तरीके से जो आपके रिक्त स्थान दिए गए थे दोस्तों उनके आंसर यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। रिक्त स्थान के बाद दोस्तों आपके आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो इनके उत्तर भी हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है राज्य सरकार के कोई 2 कार्य लिखिए। तो हमें राज्य सरकार के 2 कार्य लिखने हैं, ठीक है। तो पहला आपका हो जाएगा आंतरिक सुरक्षा, दूसरा हो जाएगा आपका बजट निर्माण, ठीक है। ये 2 कार्य हो जाएंगे राज्य सरकार के, ठीक है। फिर सेकंड दिया गया था विभिन्न प्रकार के बाजारों के नाम लिखिए। तो हमें विभिन्न प्रकारों के बाजारों के नाम लिखने हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं साप्ताहिक बाजार पहला, सेकंड मोहल्ला बाजार, थर्ड है शॉपिंग बाजार और चौथा है आपका शॉपिंग मॉल और पांचवा हो जाएगा आपका ऑनलाइन बाजार। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तीसरा है मानसूनी जलवायु प्रदेशों की कोई 2 विशेषताएं लिखनी है, ठीक है। तो मानसूनी जलवायु प्रदेशों की 2 विशेषताएं लिखनी है। तो देखिए पहला हो जाएगा वर्षा का वितरण अनिश्चित व असमान होता है और दूसरे इसी प्रकार आप देख सकते हैं मानसूनी जलवायु में तापमान ग्रीष्मकाल से 27 से अधिक होता है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। चौथा क्वेश्चन दिया गया था कि दी गई तालिका में समानताओं के 2 उदाहरण लिखिए, ठीक है। हमें राजनीतिक समानता बतानी है 2, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या 2 आर्थिक समानता बतानी है और यहाँ पर हमें 2 सामाजिक समानता बतानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 3 बॉक्स में 2 समानता यहाँ पर लिख देता हूँ। एक बॉक्स में यहाँ पर रहेगा, सेकेंड बॉक्स इस तरीके का रहेगा और थर्ड बॉक्स यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो तीनों बॉक्स में मैं यहाँ पर 2 समानताएं आपको बता दूंगा। पहले यहाँ पर आपको राजनीतिक समानता, उसके बाद यहाँ पर आपको आर्थिक समानता बता दूंगा और यहाँ पर सामाजिक समानता, ठीक है। तो देखिए पहली राजनीतिक समानता जो आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है। सेकेंड आपकी हो जाएगी जो आपकी राजनीतिक समानता है वो हो जाएगी निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार, यानी कि जो चुनाव होते हैं उनमें भाग लेने का अधिकार। आर्थिक समानता की दोस्तों बात करें तो आर्थिक समानता आपका हो जाएगा पहला अपना पेशा चुनने का अधिकार, ठीक है। दूसरा हो जाएगा सरकारी नौकरी का अधिकार या सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार। ये आपकी आर्थिक समानता 2 हो जाएंगी, ठीक है। फिर आती है सामाजिक समानता। तो सामाजिक समानताओं में पहली आपकी हो जाएगी लिंग जाति धर्म के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। सेकंड है वस्तुओं और सेवाओं का समान अधिकार, भी आपकी सामाजिक समानता है, ठीक है। अब देखिए 5वां क्वेश्चन था कि दी गई आकृतियाँ किसके अपादन या निक्षेपण द्वारा बनती हैं। तो हमें बताना है कि पहले जो आकृति दी गई है कि बालू के टिब्बे, तो जो बालू के टिब्बे हैं वो किसके अपदन या निक्षेपण से बनते हैं। तो जो बालू के टिब्बे होते हैं वो पवन के अपदन से बनते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले का आपका आंसर हो जाएगा पवन के अपर्दन, ठीक है। पवन के अपर्दन, ठीक है। पवन के अपर्दन, ये पहले का आंसर आपका हो जाएगा। तो इसे नोट कर लीजिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो पहला डायग्राम दिया गया था इसका उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है इस जगह पर, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो आपको यही आंसर इन 2 लाइनों में लिखना है, पवन के अपर्दन, ठीक है। तो ये पहले का आंसर हो जाएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं जलप्रपात। तो जलप्रपात किसके अपर्दन से बनता है या निक्षेपण से बनता है हमें बताना है। तो इसमें आपको आंसर लिखना है दोस्तों नदी के निक्षेपण से, ठीक है। नदी के जो आपका जलप्रपात बनता है वो नदी के अपर्दन से बनता है, ठीक है। अपर्दन लिखना है, ठीक है, नदी के अपर्दन से। ये आपका सेकंड जो डायग्राम दिया गया था इसका आंसर हो जाएगा नदी के अपर्दन से। थर्ड दिया गया है डेल्टा। तो दोस्तों जो डेल्टा बनता है वो नदी के निक्षेपण से बनता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है नदी के निक्षेपण से, ये लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिख देता हूँ नदी के निक्षेपण से, ठीक है। तो ये आपका डेल्टा का निर्माण किस प्रकार होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। चौथा दिया गया है कि स्टैक का निर्माण किस प्रकार होता है। तो समुद्री तरंगों के अपर्दन से होता है। तो इसका देखिए यहाँ पर जो स्टैक का निर्माण होता है वो होता है समुद्री तरंगों के अपर्दन से। इस तरीके से आपका जो सामाजिक विज्ञान की जो आपका प्रतिभा पर्व का मॉडल पेपर था उसका सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट होता है।